हेलो स्टूडेंट, मैं एकता सिंह आप सभी का ज्ञान चैतन्य चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज के इस टॉपिक में हम सन 2013 यूपी टीजीटी सिविक्स का पेपर को डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची राज्यसभा में स्थानों के आवंटन से संबंधित है? तो आंसर हो जाएगा चौथी जो है वो राज्यसभा की सीटों का आवंटित करती है। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अनमेल को बताएं, मतलब कौन सा है जो अनमेल है? तो यहाँ पे तिलक, विपिन ये है, गोखले नौरोजी ये भी हैं, जयप्रकाश लोहिया ये भी हैं, और नेहरू और बोस नहीं है। तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से एक मुख्यमंत्री का राज्यपाल के प्रति कर्तव्य नहीं है। कौन सा नहीं है? तो यहाँ पर जो पहला है, अपने दल की नीतियों के बारे में सूचित करना। तो ये जो है अपने दल की नीतियों के बारे में सूचित करना मुख्यमंत्री का राज्यपाल के प्रति कर्तव्य नहीं है। आगे देखते हैं, व्याख्या देख लेते हैं। अनुच्छेद 167 के अनुसार प्रत्येक राज्य के मुख्यमंत्री का ये कर्तव्य होता है कि वह राज्य के कार्यों के प्रशासन संबंधी और विधान विषयक प्रस्तावनाओं संबंधी मंत्रिपरिषद के सभी विनिश्चित राज्यपाल को संसूचित करें। आगे है, राज्य के कार्यों में प्रशासन संबंधी और विधान विषयक प्रस्तावनाओं संबंधी जो जानकारी राज्यपाल मांगे वह दे, और किसी विषय को जिस पर किसी मंत्री ने विनिश्चित कर दिया है किंतु मंत्रिपरिषद ने विचार नहीं किया है, राज्यपाल द्वारा अपेक्षा किए जाने पर परिषद के समक्ष विचार के लिए रखें। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति सूचना का अधिकार होता है? तो आंसर हो जाएगा आर्टिकल जो है अनुच्छेद 78। अनुच्छेद 78 के अनुसार प्रधानमंत्री का कर्तव्य होगा कि वह संघ के कार्यकलापों के प्रशासन संबंधी और विधान विषयक प्रस्तावनाओं संबंधी मंत्रिपरिषद के सभी विनिश्चय राष्ट्रपति को संसूचित करें। संघ के कार्यकलाप के प्रशासन संबंधी और विधान विषयक प्रस्तावनाओं संबंधी जो जानकारी राष्ट्रपति मांगे वह दे, और किसी राज्य को जिस पर किसी मंत्री ने विनिश्चित कर दिया है किंतु मंत्रिपरिषद ने विचार नहीं किया है, राष्ट्रपति द्वारा अपेक्षा किए जाने पर परिषद के समक्ष विचार के लिए रखें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस अधिकार का वर्णन डॉक्टर भीमराव ने संविधान के हृदय की आत्मा कहा है? तो संवैधानिक उपचार 32 जो है आर्टिकल, संवैधानिक उपचारों का अधिकार यही हो जाएगा। अनुच्छेद 32 को कहते हैं संविधान के हृदय और आत्मा। संविधान के भाग 3 में प्रत्याभूत मूल अधिकारों का यदि राज्य द्वारा उल्लंघन किया जाए तो राज्य के विरुद्ध जो है उपचार प्राप्त करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 32 के अधीन उच्चतम न्यायालय में तथा अनुच्छेद 226 के अधीन उच्च न्यायालय में रीट याचिका दाखिल करने के अधिकार नागरिकों को प्रदान किए गए। संवैधानिक उपचारों की महत्ता को देखते हुए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसे संविधान की आत्मा कहा है। महात्मा गांधी की आत्मकथा का शीर्षक है सत्य के साथ मेरे प्रयोग। संप्रभुता एक विशिष्टता है, किसकी? तो राज्य की। संप्रभुता राज्य की विशिष्टता है। संप्रभुता को राज्य की आत्मा कहा जाता है। संप्रभुता ही राज्य को अन्य समुदाय से अलग करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? सही कथन बताना है। तो लॉक ने सरकार और राज्य में क्या किया है? विभेद किया है। तो इस हिसाब से सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, वर्तमान में लोकसभा की बैठक के लिए क्या गर्भपूर्ति है? 55 सदस्यगण। संसद के दोनों सदस्यों की कार्यवाही प्रारंभ करने के लिए गणपूर्ति आवश्यक है। गणपूर्ति के लिए सदन के कुल सदस्यों के 10वें भाग 1/10 का सदन में उपस्थित रहना आवश्यक है। इस प्रकार वर्तमान में राज्यसभा और लोकसभा में गणपूर्ति क्रमशः 25 और 55 से होती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य की उत्पत्ति सही व्याख्या करता है? राज्य की उत्पत्ति संबंधी सही व्याख्या है तो विकासवादी सिद्धांत। राज्य की उत्पत्ति के संबंध में
जितने भी सिद्धांत प्रतिपादित किए हैं उसमें सर्वमान्य सिद्धांत जो है ऐतिहासिक तथा विकासवादी सिद्धांत है। ये सिद्धांत काल्पनिक नहीं है, ऐतिहासिक तथा विकासवादी सिद्धांत के अनुसार राज्य परंपराओं की देन है। अगला क्वेश्चन है, उदारवाद का मूल तत्व है व्यक्तिगत स्वतंत्रता। उदारवाद व्यक्ति की स्वतंत्रता पर आधारित एक आधुनिक विचारधारा है और इस मान्यता पर आधारित है कि व्यक्ति को अपने मार्ग स्वयं चुनने के लिए छोड़ देना चाहिए, जिसमें व्यक्ति को संपत्ति और स्वतंत्रता संबंधी अधिकार को विशेष महत्व दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, निर्वाचन के बाद सरपंच के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव किया जा सकता है 1 वर्ष बाद सरपंच के विरुद्ध क्या है, अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस मुकदमे में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान का मूल ढांचा सिद्धांत स्थापित किया है? तो आंसर हो जाएगा केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। 1973 में केशव चंद्र भारती बनाम केरल राज्य ने 24वें और 25वें संविधान संशोधन की वैधता को चुनौती दी गई। सर्वोच्च न्यायालय ने 24वें संविधान संशोधन की वैधता को स्वीकार किया, किंतु 25वें संविधान संशोधन के कुछ प्रावधानों को अवैध घोषित कर दिया। इसी वाद में सर्वोच्च न्यायालय के मूल ढांचों के सिद्धांत को प्रतिपादित किया। अगला क्वेश्चन है, सरकार का व्यवस्थित वर्गीकरण सर्वप्रथम प्रस्तुत किया गया किसने? तो अरस्तू ने किया है। प्राचीन काल में सर्वप्रथम अरस्तू ने शासन के अंगों का विधायी, कार्यपालिका और न्यायिक तीनों अंगों में वर्गीकृत किया, मतलब शासन के 3 अंग बताए हैं। आगे है, प्रभुसत्ता के एकत्ववादी सिद्धांत का प्रतिपादन निम्नलिखित में से किसने किया है? तो आंसर हो जाएगा ऑस्टिन ने। प्रभुसत्ता के कानूनी सिद्धांत का पूर्ण विकसित जॉन ऑस्टिन के चिंतन में हुआ है। उसने 1832 में प्रकाशित अपनी पुस्तक लेक्चर ऑन जूरिस्प्रूडेंस में वैधानिक संप्रभुता अथवा एकात्मवादी संप्रभुता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। ऑस्टिन ने संप्रभुता को अविभाजित, पूर्ण तथा अमर्यादित माना है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के चुनाव में निम्न में से कौन भाग नहीं लेता है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य, न कि सभा। आगे व्याख्या देख लेते हैं। राष्ट्रपति का चुनाव जो है अप्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा किया जाता है। अनुच्छेद 54 के अनुसार राष्ट्रपति का निर्वाचन ऐसे निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाएगा जिसमें संसद जो है लोकसभा, राज्यसभा तथा राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होंगे। राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में सदस्य संसद के मनोनीत सदस्य, राज्य विधानसभाओं के मनोनीत सदस्य तथा राज्य विधान परिषदों के सदस्य जो है निर्वाचित एवं मनोनीत दोनों शामिल नहीं किए जाएंगे। तो 2 एंग्लो जो मनोनीत करते हैं राष्ट्रपति वो भाग नहीं ले सकते, और 12 जो राज्यसभा के होते हैं वो भी क्या है, वोट नहीं डाल सकते अप्रत्यक्ष राष्ट्रपति के चुनाव में। और बाकी जो है विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भी नहीं। आगे देखते हैं, प्रन्यास सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी जी ने। गांधी जी अहिंसक तरीके से पूंजी का विभाजन चाहते थे। उनका कहना था कि जिसके पास अधिक पूंजी एकत्र हो गई है वे गरीबों का उसका एक भाग दे दे। न्याय के सिद्धांत का प्रतिपादन करते हुए गांधी जी कहते हैं कि संपत्ति व्यक्ति के निजी नियंत्रण में रहे, परंतु वे स्वयं को उसका संरक्षण माने, उसका स्वामी नहीं। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र का कौन सा अंग जो है 1994 से कार्यशील नहीं है? तो कौन सा नहीं है? न्यासी परिषद। संयुक्त राष्ट्र संघ की मैंडेट व्यवस्था के स्थान पर न्याय पद्धति को ग्रहण किया है और इसके संचालन के लिए न्याय समिति का निर्माण किया है। मैंडेट की भांति न्याय की व्यवस्था भी विभिन्न शक्तियां समझौते का परिणाम है। 1994 के बाद न्यासिता परिषद लगभग समाप्त या निष्क्रिय हो गई है। अगला क्वेश्चन है,
किसको भारत में अशांति का अग्रदूत कहा जाता है? तो बाल गंगाधर तिलक। किसने कहा था? तो वैलेंटाइन शिरोल ने कहा था, और यहीं पर है यहाँ पर। तो इनका देख लेते हैं। बाल गंगाधर तिलक का जन्म 23 जुलाई 1856 को रत्नागिरी महाराष्ट्र के निर्धन परिवार में हुआ था। उन्हें लोकमान्य और बेताज बादशाह की उपाधि से विभूषित किया जाता है। लंदन लाइन के संवाददाता वैलेंटाइन शिरोल ने तिलक को भारतीय अशांति का जन्मदाता कहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसने कहा है कि राष्ट्र दैविक आदर्श की अभिव्यक्ति एवं उसका रहस्योद्घाटन है? तो आंसर हो जाएगा अरविंदो। निम्नलिखित में से मार्क्स के अनुसार कौन ऐतिहासिक परिवर्तन का मुख्य कारण है? ऐतिहासिक परिवर्तन का मुख्य कारण हो जाएगा वर्ग। अगला क्वेश्चन, समाजवाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? समाजवाद रॉबर्ट ओवन ने किया था। समाजवाद, जो कि वर्तमान समय में सबसे अधिक लोकप्रिय है, का प्रयोग 1827 में रॉबर्ट ओवन के विचारों का प्रचार करने के लिए स्थापित पत्रिका ओ नाइट कोऑपरेटिव में व्यक्तिवादी और उदारवादी विचारों के विरुद्ध भावों को प्रदर्शित करने के लिए किया गया। इसके बाद 1835 में रॉबर्ट ओवन की अध्यक्षता में स्थापित सब राष्ट्रों के सब वर्गों के समुदाय ने समाजवाद और समाजवादी शब्दों का प्रयोग किया है। आगे देखते हैं। राजनीतिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित की जाती है। तो राजनीतिक प्रतिनिधि राजनीतिक दल, विधान पालिका, संविधान द्वारा सुनिश्चित की जाती है। राजनीतिक दल द्वारा, विधान पालिका और संविधान द्वारा। भारत एक गणराज्य है क्योंकि इसमें भारत में राज्याध्यक्ष का निर्वाचन होता है। संविधान के उद्देशिका में लोकतंत्रात्मक गणराज्य शब्द का प्रयोग करके ये स्पष्ट किया गया कि भारत का संविधान भारत में लोकतंत्रात्मक गणराज्य की स्थापना करने का दृढ़ निश्चित करता है। लोकतंत्रात्मक राज्य का तात्पर्य ऐसे राज्य से है जिसकी सरकार की स्थापना जनता द्वारा की जाती है और जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि जनता के हित के लिए सरकार को संचालित करते हैं। गणराज्य से तात्पर्य ऐसे राज्य से है जिसका मुख्य निर्वाचित होता है, ना कि वंशानुक्रम के आधार पर नियुक्त किया जाता है। भारत एक गणराज्य है क्योंकि यहाँ के राज्याध्यक्ष यानी राष्ट्रपति का क्या होता है? चुनाव निर्वाचन होता है। धन विधेयक को परिभाषित किया गया था कौन से अनुच्छेद में? 110 में किया गया है। अनुच्छेद 110 में धन विधेयक को परिभाषित किया गया है। धन विधेयक को राष्ट्रपति की सहमति से ही लोकसभा में पेश किया जाता है। लोकसभा अध्यक्ष यह निर्णित करता है कि कोई धन विधेयक है या नहीं। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन धन विधेयक है या नहीं, ये कौन बताता है? तो लोकसभा अध्यक्ष। आगे, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक जो है लोकमान्य तिलक ने नहीं लिखी? गीता रहस्य लिखी है, द ओरिएंट, हिंद स्वराज नहीं लिखी है, महात्मा गांधी जी ने लिखी है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। केंद्र और राज्य के मध्य विवादों के अंतर्गत प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत होता है कौन सा? केंद्र और राज्य के बीच विवाद। तो उच्चतम न्यायालय के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत ऐसे मामले आते हैं जिसकी सुनवाई का अधिकार केवल उच्चतम न्यायालय को है। अनुच्छेद 131 उच्चतम न्यायालय को निम्नलिखित मामलों में प्रारंभिक क्षेत्राधिकार प्राप्त है। तो यहाँ पर कुछ क्षेत्राधिकार है, जैसे कि भारत संघ तथा एक या एक से अधिक राज्यों के मध्य उत्पन्न विवादों में, भारत संघ तथा कोई एक राज्य अनेक राज्यों और या एक से अधिक राज्यों के बीच, दो या दो से अधिक राज्यों के बीच ऐसे विवादों में जिसमें उनके वैधानिक अधिकारों का प्रश्न निहित हो। अगला क्वेश्चन है, कौटिल्य का मंडल सिद्धांत किससे संबंधित? तो विदेश नीति से संबंधित है। कौटिल्य का हमने पढ़ा था, विस्तार से पढ़ा था। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों की शिक्षा मौलिक अधिकार बन गई थी? तो ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें हो जाएगा 86वां संविधान संशोधन। 86वां संविधान संशोधन जो है 2003 के द्वारा प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का विस्तार करते हुए अनुच्छेद 21 में एक नया अनुच्छेद
20 का यानी 20A को समाहित किया गया। इसके अनुसार 6 से 14 वर्ष के बालकों को निःशुल्क अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा एवं देखभाल का उपबंध किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हॉब्स के लेवियाथन में प्रयुक्त कॉमनवेल्थ शब्द का अर्थ है समाज, राज्य और सरकार के लिए सामूहिक नाम। राजनीति के संबंध में हॉब्स की सबसे प्रसिद्ध पुस्तक जो है हॉब्स की लेवियाथन, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आना ही आना। लेवियाथन किसकी पुस्तक है? हॉब्स की। कब लिखी गई? 1651 में। इस पुस्तक में प्रयुक्त कॉमनवेल्थ शब्द का अर्थ होता है समाज, राज्य एवं सरकार के लिए सामूहिक नाम। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक दल व्यवस्था का उद्भव प्राथमिकता कहाँ हुआ है? तो आंसर हो जाएगा इंग्लैंड। ग्राम पंचायत अपने सभी कार्यों के लिए ग्राम सभा के प्रति उत्तरदायी होती है। एक राज्य जो अपने नागरिकों को अधिकतम सामाजिक सुविधाएं प्रदान करें कहलाता है कल्याणकारी राज्य। नकारात्मक स्वतंत्रता की अवधारणा निम्नलिखित में से किस एक पर बल देती है? तो हस्तक्षेप की अनुपस्थिति। नकारात्मक स्वतंत्रता में प्रतिबंधों के अभाव की कल्पना की जाती है, अर्थात यदि कोई व्यक्ति कुछ करना चाहे तो उसे करने से रोका जाए। नकारात्मक स्वतंत्रता से समर्थकों में बेंथम, J.S. मिल, आइजिया बर्लिन, फ्रीडमैन, डी टॉकविल, स्पेंसर आदि विचारकों के नाम आते हैं। किसमें? नकारात्मक स्वतंत्रता में। एक बार फिर से देख लेते हैं, यहाँ पर जो मेन है बेंथम, J.S. मिल, आइजिया बर्लिन, फ्रीडमैन, डी टॉकविल, स्पेंसर आदि विचारकों के नाम आते हैं। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संविधान की प्रस्तावना में नहीं है? तो संघीय शब्द जो है वो प्रस्तावना में नहीं है। भारत के उपराष्ट्रपति को कौन पदमुक्त कर सकता है? तो कौन पदमुक्त कर सकता है? राज्य और लोकसभा। तो यहाँ पर जो है यहाँ पर 36 क्वेश्चन जो है तो प्रस्तावना पूछा गया है। अगर किसी को प्रस्तावना नहीं है तो आप उसको बिल्कुल लाइन टू लाइन याद कर लीजिए, क्योंकि प्रस्तावना से भी क्या है क्वेश्चन बहुत सारे क्या एक दो तो आपसे पूछेगा ही। तो प्रस्तावना या उद्देश्य का क्या है? हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता और एकता, अभी हम बताएंगे कौन से 42वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया। तो राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में जो है फिर नीचे तारीख वगैरह दी गई है। तो ये जो है पूरी, तो यहाँ पर क्या है? न्याय का नाम आया है यहाँ पर। साथ ही यहाँ पर व्यक्ति की गरिमा के लिए भी, प्रतिष्ठा का भी आया है, बंधुत्व के लिए भी आया है और संघीय के लिए नहीं आया है। तो यहाँ पर क्या है? हमारा आंसर संघीय हो जाएगा। आगे देखते हैं, राष्ट्रपति में कौन पद मुक्त कर सकता है? तो राज्यसभा और लोकसभा। राज्यसभा द्वारा संकल्प पारित करके राष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए संकल्प राज्यसभा में पेश किया जाता है, लेकिन उपराष्ट्रपति को पद से हटाने के संकल्प राज्यसभा में पेश करने से पहले उनकी सूचना उन्हें 14 दिन, मतलब राज्यसभा में पेश करने से पहले कि उपराष्ट्रपति को हटाना है तो उनको पहले से ही 14 दिन पहले ही क्या कर देना चाहिए? बता देना चाहिए, सूचित कर देना चाहिए। राज्यसभा में संकल्प पारित होने के बाद उसे अनुमोदित के लिए लोकसभा में भेजा जाता है। यदि लोकसभा संकल्प को अनुमोदित कर देती है तो राष्ट्रपति को क्या है? पद से हटा दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मार्क्सवादी से संबंधित नहीं है? तो मार्क्सवादी से संबंधित नहीं है यद माध्यम,
डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। कार्ल मार्क्स के सिद्धांतों को ही क्या कहते हैं, मार्क्सवाद कहा जाता है। इसके प्रमुख सिद्धांत थे द्वंद्वात्मक सिद्धांत, इतिहास की आर्थिक एवं भौतिक व्यवस्था, वर्ग संघर्ष के सिद्धांत, अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत। अगला क्वेश्चन है, किसी प्रांत के राज्यपाल को कुछ निश्चित मामलों में विवेकाधिकार यानी विशेषाधिकार है। भारतीय संविधान ने किसी प्रांत के राज्यपाल को कुछ निश्चित मामलों में विवेकाधिकार प्रदान किया है। अगला क्वेश्चन है, अंबेडकर ने सामाजिक एवं राजनीतिक दर्शन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण पहलू क्या है, तो सामाजिक न्याय। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। भारतीय संविधान की दार्शनिक आधार भूमि है, तो आधार भूमि है प्रस्तावना। आधार भूमि किसको बोलते हैं, प्रस्तावना, जो भी अभी मैंने आपको पढ़ के सुनाई थी। आगे निम्नलिखित में से किस रिट का शाब्दिक अर्थ होता है, हम आदेश देते हैं, तो परमादेश। ए ऑप्शन सही है। परमादेश का तात्पर्य होता है हम आदेश देते हैं। यह रिट न्यायालय द्वारा उस समय जारी की जाती है जब लोग प्राधिकारी अपने कर्तव्यों के निर्वहन से इनकार करें और जिसके लिए अन्य कोई विधिक उपचार ना हो। अगला क्वेश्चन है, किसने सामाजिक संहिता सिद्धांत की घटिया इतिहास, घटिया दर्शन और घटिया विधि के रूप में आलोचना की है, तो आंसर हो जाएगा हेनरी मैन ने। ए ऑप्शन यहाँ पर सही है। आगे देखते हैं, अध्यक्षात्मक शासन का सिद्धांतिक आधार है शक्तियों का पृथक्कीकरण। अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था मॉन्टेस्क्यू के शक्ति पृथक्कीकरण सिद्धांत पर आधारित है और इसके अंतर्गत कार्यपालिका एवं व्यवस्थापिका का एक दूसरे से स्वतंत्र रहती है। अगला क्वेश्चन है, संविधान की 12वीं अनुसूची किसके कार्यों से संबंधित है, तो 12वीं सूची जो है नगर पालिका से संबंधित है। 11वीं सूची है ग्राम पंचायत से संबंधित है, तो यहाँ पर सी आंसर सही हो जाएगा हमारा। संविधान की 12वीं अनुसूची में नगर पालिकाओं द्वारा किए गए कार्यों की सूची दी गई है। इस अनुसूची को 1992 में 74वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। सामाजिक संविदा सिद्धांत के अनुसार राज्य का मानवकृत संस्था है। 17वीं और 18वीं शताब्दी तक राजनीतिक विचारधारा में सामाजिक समझौते का अत्यंत महत्व था। इस सिद्धांत के अनुसार राज्य जो है दैवीय न होकर मानवीय संस्था है जिसका निर्माण प्राकृतिक अवस्था में रहने वाले मनुष्यों ने मिलकर सबसे हित साधन के उद्देश्य से किया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था लोक शिकायतों से संबंधित है, तो योजना आयोग। योजना आयोग एक गैर संवैधानिक संस्था है जिसकी स्थापना केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उस संकल्प प्रस्ताव पर की गई जो मंत्रिमंडल द्वारा 1950 को पारित किया गया। इसका कार्य है देश के लिए पंचवर्षीय योजना बनाना, परंतु अब इसे समाप्त कर इसके स्थान पर नीति आयोग की स्थापना कर दी गई है। अगला क्वेश्चन है, द्विसदनवाद निम्नलिखित शासन प्रणाली में किस एक की अनिवार्य विशेषता है, तो संघात्मक व्यवस्था की। अगला क्वेश्चन है, लॉक का विश्वास था कि संप्रभु विद्यमान कानूनों में बंधा हुआ है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्राचीन भारतीय विचारकों द्वारा प्रतिपादित राज्य के सप्तांग सिद्धांतों के 7 अंगों में नहीं है, तो आंसर हो जाएगा पुरोहित नहीं है। उसने सप्तांग 7 लोग बताए थे जो कि एक राज्य के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, जिसमें स्वामी है, दुर्ग है, कोश है, मित्र है, दंड है, जनपद है और मंत्री है। अगला क्वेश्चन है, एक आधुनिक राज्य संविधान के बिना राज्य नहीं अपितु अराजकता का शासन है। यह कथन किसका है, तो आंसर हो जाएगा जेलिनेक का। एक आधुनिक राज्य जो है संविधान के बिना राज्य नहीं अपितु अराजकता का साधन है, तो जेलिनेक ने। निम्नलिखित वक्तव्यों में से कौन सा संवैधानिक सरकार की प्रकृति को ठीक प्रकार स्पष्ट करता है, तो सभी करते हैं। सीमित शासन, व्यक्तियों की स्वतंत्रता के अधिकार की रक्षा, व्यक्तियों के अधिकार की सुरक्षा, तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, वो है कौन निश्चित करता है कि कोई विधेयक वित्त विधेयक है या नहीं, तो लोकसभा का स्पीकर करता है। मैंने इससे पहले भी बताया था, अनुच्छेद 110 जब धन विधेयक को परिभाषित करता है उस समय बताया था कि जो धन विधेयक को लेकर लोकसभा में राष्ट्रपति की अनुमति में पेश किया जाता है। कोई
कोई धन विधेयक या विधेयक है अथवा नहीं, इस बात का निर्णय कौन करता है? लोकसभा के स्पीकर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा राजनीतिक दल का आवश्यक तत्व नहीं है? तो विदेशों द्वारा मान्यता। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में सम्मिलित नहीं है? तो धर्म को अबाध रूप से मान्य और आचरण तथा प्रचार की स्वतंत्रता। अगला क्वेश्चन है, 1936 में किसने कहा था गांधीवाद जैसी कोई चीज़ नहीं है? तो महात्मा गांधी जी ने। लोक संप्रभुता के दर्शन को सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया था? तो रूसो ने। लोकप्रिय संप्रभुता की संकल्पना रूसो के राजनीतिक दर्शन का सार तत्व है। इसके अनुसार प्रभुसत्ता की सही अभिव्यक्ति इच्छा यानी सामान्य इच्छा जनरल विल में देखने को मिलती है, जो कि किसी समुदाय के सब सदस्यों की तात्विक इच्छा यानी रियल विल है का योग है। रूसो के अनुसार कोई प्रशासन अपनी इच्छा को अज्ञप्ति के रूप में तो व्यक्त कर सकता है, किंतु कानून का निर्माण इच्छा द्वारा ही होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन आत्मरक्षा का अधिकार को व्यक्ति का प्राकृतिक अधिकार मानता है? तो आंसर हो जाएगा हॉब्स, सी। हॉब्स के अनुसार प्राकृतिक अधिक और प्राकृतिक कानून में बड़ा अंतर है। हॉब्स के अनुसार प्राकृतिक अधिकार का अर्थ है कि प्रत्येक मनुष्य को आत्मरक्षा हेतु सामान्य समस्त कार्यों को करने की स्वतंत्रता है। प्राकृतिक कानून की कल्पना इससे भिन्न है। उसके द्वारा मनुष्य को ऐसे कार्य करने से रोका जाता है जो उसकी प्रबल इच्छा अर्थात प्राण रक्षा के लिए घातक हो। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा में कौन से अनुच्छेद यह प्रावधान है कि राज्य नीति के निर्देशक तत्वों को न्यायालय में नहीं ले जाया जा सकता? तो आंसर हमारा हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा? अनुच्छेद 37 ये कहता है कि जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं वो न्यायालय में नहीं ले जा सकते। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 36 से 51 तक शामिल किया गया है। अनुच्छेद 37 में कहा गया है कि तत्व न्यायालय द्वारा परिवर्तित नहीं किए जाएंगे, लेकिन ये देश के शासन में मूलभूत हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राज्यसभा में विशिष्ट ज्ञान तथा व्यवहारिक अनुभव संपन्न कुछ सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। वे किस क्षेत्र के होते हैं? कला और समाज के। आगे है, मैंने बताया था ना 12 सदस्यों को राष्ट्रपति चुनता है और ये होते हैं साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवी। आगे है, यह है कथन। तो यहाँ पर तो था कि 12 जो हैं वो राज्यसभा और 2 ऐसे होते हैं जो लोकसभा में एंग्लो इंडियन को भी राष्ट्रपति निर्वाचित करता है। आगे है, यह कथन कि स्वतंत्रता और समानता साथ साथ नहीं रहते, इससे मतलब किसने का कथन है? तो आंसर हो जाएगा एक्ट 10 का। अगला है, यदि सदन का सत्रावसान हो गया है तो उसे आहूत करने के लिए कौन अधिकृत है? तो आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। राष्ट्रपति को संविधान द्वारा व्यापक विधायी शक्तियां प्रदान की गई हैं। राष्ट्रपति संसद के सत्र को आहूत कर सकता है, सत्रावसान कर सकता है तथा लोकसभा का विघटन कर सकता है। राष्ट्रपति दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन को बुला सकता है। अगला क्वेश्चन है, यदि संविधान संशोधन द्वारा मंत्रियों की संख्या लोकसभा की कुल संख्या के 15% निश्चित की गई, तो आंसर हो जाएगा 91वें संशोधन द्वारा। संविधान के 91वें संविधान संशोधन द्वारा केंद्र एवं राज्यों के मंत्रिपरिषदों के आकार को सीमित करने तथा दल बदल को प्रतिबंधित करने के प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद के अनुसार 75 और 164 में नए खंड 1 का तथा 1 खा स्थापित किए गए हैं, जिसमें मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की संख्या संसद तथा विधान मंडल की कुल संख्या 15% अधिक नहीं की जा सकती। तो आई होप आपको ये पेपर पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और क्वेश्चन पेपर के साथ। जब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।